बीए ऑनर्स सेमेस्टर सेकंड सामाजिक कार्य कोर्स SW202 कोर कोर्स 4। टाइटल पेपर का है अंडरस्टैंडिंग साइकोलॉजी फॉर सोशल वर्क। और आज जिस टॉपिक पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं वो है वृद्धि और विकास के सिद्धांत। हेलो दोस्तों, आज जिस टॉपिक के ऊपर हम लोग बात करेंगे वह वृद्धि और विकास के सिद्धांत हैं, क्योंकि ये वृद्धि और विकास होगा तभी जीवन आगे चलेगा। चाहे आप सोशल वर्क की बात कर लो, चाहे कोई भी करो, अब वो वृद्धि विकास क्या है, उसके सिद्धांत क्या हैं, कैसे होता है, इस टॉपिक की आज हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे, इसको पढ़ेंगे। सबसे पहले बात होता है कि वृद्धि विकास का मतलब क्या है, किसे कहते हो वृद्धि और किसे कहते हो विकास। वृद्धि का अर्थ सामान्यतः आपकी कोशिकाओं का बढ़ना है, सेलुलर डेवलपमेंट। कोशिकाओं का विकास वृद्धि है, और इस वृद्धि के कारण जो मेरे अंदर गुणों का, विशेषताओं का परिवर्तन होता है वो मेरा विकास है। जैसे आपके कद, हाइट का विकास नहीं, हाइट की वृद्धि होती है। आपका वेट, वजन, उसका विकास नहीं, उसकी वृद्धि होती है, क्योंकि वो कोशिकाओं से चल रहा है। बुद्धि का, इंटेलिजेंस का वृद्धि नहीं, विकास होता है। व्यक्तित्व की वृद्धि नहीं, व्यक्तित्व का विकास होता है। रुचियों का विकास होता है, अभिक्षमता का विकास होता है, वैल्यूज का विकास होता है। तो विकास का मतलब है कि जो हमारी कोशिकाओं से हमारा जो शरीर बढ़ रहा है, छोटा बेबी होता है, बहुत छोटा होता है, वेट कम होता है, ब्रेन का इवन जो है वो, कभी जब मैं आऊँगा चाइल्ड साइकोलॉजी का लेक्चर बताऊंगा, अलग अलग हो, फिर धीरे धीरे ये बढ़ते जाते हैं, वो वृद्धि हो रही है। लेकिन विकास उसके फलस्वरूप जो जिस कहते हैं ना प्राइमरी और सेकेंडरी, जो गौण चीज़ें हमारे अंदर आ रही हैं, उसकी आज हम बात करेंगे कि ये जो विकास हमारा है इसके क्या सिद्धांत हैं, क्या कैसे से ये हमारे अंदर विकास पनप रहा है। वृद्धि और विकास के संबंध में मनोवैज्ञानिकों ने अनेक अध्ययन किए। इन अध्ययनों के आधार पर पाया गया कि वृद्धि तथा विकास की प्रक्रिया कुछ निश्चित सिद्धांतों की अनुपालना करती है। इन सिद्धांतों को वृद्धि और विकास के सिद्धांत कहते हैं। जो प्रमुख सिद्धांत है वो इस प्रकार है। अब वृद्धि और विकास का अंतर तो मैंने आपको बताया, लेकिन देखो तो ये एक तरीके से पैरेलल हैं। वृद्धि होती है, विकास होता है, वृद्धि होती है, विकास होता है। इसलिए जो टॉपिक का नाम आपके कोर्स में रखा गया वो दोनों को कंबाइंड रखा गया, वृद्धि और विकास के सिद्धांत। बहुत से मनोवैज्ञानिक हुए, एक मनोवैज्ञानिक है हरलॉक उनका नाम है, उनकी पुस्तक कभी मौका लगे पढ़िएगा, चाइल्ड डेवलपमेंट, बाल विकास, हरलॉक की किताब है। उसमें पूरे उन्होंने विकास की अवस्थाएं, विकास कैसे होता है बताया गया है। तो अनेक मनोवैज्ञानिकों ने इस पर काम किया और उसके आधार पर कुछ सिद्धांत, कुछ प्रिंसिपल बताए, जिससे कि व्यक्ति के विकास का पता चलता है। उसको अब हम करेंगे वृद्धि और विकास के सिद्धांत। मैं वन बाय वन इन सिद्धांतों को आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। पहला सिद्धांत है निरंतरता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। निरंतर विकास के सिद्धांत के अनुसार वृद्धि तथा विकास की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। कभी यह मंद गति से चलता है, कभी यह तीव्र गति से चलता है। वृद्धि तथा विकास की प्रक्रिया में समग्रता का भाव, टोटलिटी का भाव निहित होता है। प्रारंभिक वर्षों में वृद्धि और विकास की प्रक्रिया तीव्र होती है और बाद के वर्षों में धीमी हो जाती है, परंतु विकास की प्रक्रिया अनवरत लगातार चलती रहती है। अब पहला सिद्धांत क्या है, वो कहता है कि आपके अंदर जो विकास हो रहा है वह एक निरंतर चलने वाली, अनवरत चलने वाली क्रिया है। देखिए, जब हम कोई भी काम करते हैं तो शुरू में काम स्लो होता है, फिर वो काम मोमेंटम पकड़ता है, फिर वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है, फिर एक अवस्था आती है जहां पर ना काम बढ़ता है ना घटता है। उसे टेक्निकल भाषा में हम लोग कहते हैं प्लेटू, पठार कहते हैं। फिर थकान के कारण हम नीचे आते हैं, फिर ऊपर जाते हैं। इसी प्रकार जो आपका विकास है वह बाल्यकाल से लेकर अंत समय तक ये क्रिया
चलती रहती है। हम चीजों को सीखते हैं, हम चीजों को समझते हैं। जैसे अब आप कहेंगे कि सर आदमी बाल्यकाल है, कुछ विकास हुआ, फिर हम जवान हुए, एडल्ट हुए, विकास हुआ, फिर हम सर्विस में, विकास हुआ, अब हम वृद्ध हुए, तो अब हमारा क्या विकास होना भाई? अब रिटायर हो गए, सब कुछ हो गया, वहां भी आपका विकास होगा आपकी रुचियों का। अगर मैं पूरे सर्विस में, पूरे जीवन में अध्यात्म की तरफ नहीं जा पाया, तो जब आदमी रिटायर हो जाता है, जब उसके कोई काम सर्विस वगैरह नहीं होता है, तो विकास क्या होता है? आध्यात्मिक रुचियों का विकास होता है। वह वेद, पुराण, गीता, उपनिषद पढ़ने का अगर है, वो पढ़ने लगता है। उसको पहले दोस्तों का, रिश्तेदारों के पास जाने का समय नहीं मिलता, वो अब उसके अंदर सोशल इंटरेस्ट का विकास होता है। शाम को आपने देखा होगा कि बुजुर्ग लोग पार्क में बैठते हैं और वहां गपशप होती है, विकास तो हुआ। अब विकास का मतलब ये नहीं कि हमेशा धन कमाना या सर्विस का। तो पहला सिद्धांत कहता है विकास निरंतर चलने वाली क्रिया है। कभी इसका जो है गति तीव्र होगी, कभी होता नहीं है, हम बच्चे को 2-3 साल का बच्चा होता है, उसको 3-4 साल के बाद देखो तो अपन कहते हैं अरे आप इतने बड़े हो गए, पता ही नहीं चला। अब एक बच्चा 20 साल का है, अब 24 साल के बाद मिलो तो लगता है वैसे का वैसा है। तो यानी इसका निरंतर चलने का मतलब ये नहीं है हर क्षण बढ़ेगा, कभी ये फास्ट होगी, कभी ये गति आपकी धीमे होगी। और एक चीज और आपको यहां क्लियर कर दूं, वृद्धि और विकास के अगर अंतर की बात करें, वृद्धि हमेशा एक अवस्था पर आकर रुक जाएगी, जबकि विकास निरंतर चलने वाली क्रिया होगी। आपका हाइट ऐसा नहीं है कि हाइट निरंतर बढ़ती जाएगी, आप 100 साल की भगवान करे आपकी उम्र हो, आप 100 साल तक इतने लंबे हो जाओगे कि आसमान को छू लोगे। वो हाइट एक जगह पर आकर स्टेबल हो जाएगी, वो आपकी वृद्धि है। लेकिन विकास निरंतर चलता रहेगा, आपकी रुचियां बदलेंगी, आपके इंटरेस्ट बदलेंगे। अभी आप जॉब में आओगे तो वर्क एनवायरनमेंट में आप कैसे एडजस्ट करोगे, फिर शादी होगी तो बच्चों के साथ कैसे करना है, फिर पेरेंट्स ओल्ड हुए, माता पिता वृद्ध हुए, उनके साथ कैसे बिहेव करना है, उनकी सेवा कैसे करनी है, ये आपकी जो मूल्य, ये विकास है, ये निरंतर चलने वाली क्रिया है। तो पहला सिद्धांत जो है वो है निरंतरता का सिद्धांत। फिर मैं बार बार कह रहा हूं, कभी फास्ट कभी स्लो। दूसरा जो सिद्धांत है वो है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलिज्म, व्यक्तिगतता का सिद्धांत। विकास की व्यक्तिगत के सिद्धांत के अनुसार भिन्न भिन्न व्यक्तियों के विकास की गति एवं शिक्षा भिन्न भिन्न होती है। अर्थात प्रत्येक व्यक्ति अपनी गति एवं अपने ढंग से विभिन्न क्षेत्रों में अपना विकास करता है। एक ही आयु के दो बालकों में शारीरिक, मानसिक, सामाजिक आदि विभिन्नताओं का होना विकास की व्यक्तिगतता का को इंगित करता है। प्रत्येक व्यक्ति वृद्धि तथा विकास की दृष्टि से यूनिक है, अलग अलग है। व्यक्तिगतता का जो सिद्धांत जिसका मैंने अभी आप सामने बताया, वो ये कहता है एवरीवन इज यूनिक, हर आदमी भिन्न भिन्न है। अगर सब व्यक्तियों का विकास या वृद्धि एक होती तो फिर हमें कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं थी, हमें मापन मेजरमेंट करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन हर व्यक्ति का जो वृद्धि और विकास जो है वह हर व्यक्ति का अलग अलग होगा। अगर हम सबका, हम कहते हैं बुद्धि का विकास हुआ, हम लोग कहते हैं कि व्यक्तित्व का विकास हुआ, अभी मैंने कहा 2 मिनट पहले, अगर हम सबकी बुद्धि और व्यक्तित्व एक होता तो फिर हमें आईक्यू मापने की आवश्यकता ही नहीं होती, फिर हमें इंटेलिजेंस टेस्ट की आवश्यकता ही नहीं होती, मुझे परीक्षा कराने की आवश्यकता नहीं होती। जब सबकी बुद्धि एक जैसी है, नंबर सबके एक जैसे आने हैं, तो फिर मैं परीक्षा क्यों लूं भाई? लेकिन हम सब इस मामले में अलग अलग हैं। जैसे मैं कई बार समझाने के लिए कहता हूं, अगर हम सबके शरीर का माप एक होता, फिक्स हाइट, फिक्स वेट, फिक्स चेस्ट, चौड़ाई वगैरह सब एक जैसी होती, तो फिर टेलर की आवश्यकता क्या थी? दर्जी चाहिए ही नहीं हमें। आप एक डिजाइन के, एक रंग के अलग अलग कपड़े सिलवा लो और शोरूम में टांग दो, मुझे रंग और डिजाइन पसंद है, मैं ले जाऊंगा। लेकिन हम सब की बॉडी का स्ट्रक्चर, वृद्धि अलग अलग होगी, इसलिए हमें टेलर की जरूरत पड़ी। इसी प्रकार हमारा जो विकास है, मानसिक, सामाजिक, शारीरिक, ये किसी का एक जैसा नहीं होता है। तो ये व्यक्तिक, इंडिविजुअल पर डिपेंड करता है, व्यक्तिक भिन्नता होती है। इवन जो 2 जुड़वा भाई बहन होंगे, उनको भी आप कभी देखिए तो उनका भी दोनों के अंदर अंतर आपको
मिलेगा, नेचर में अंतर मिलेगा, आप उनके स्वभाव में अंतर मिलेगा। भगवान राम कितने शांत थे और लक्ष्मण जी को गुस्सा जल्दी आ जाता था। अब दोनों एक ही पिता की संतान, दोनों भाई, लेकिन व्यक्ति की भिन्नता है। तो दूसरा सिद्धांत यह कहता है कि प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलिटी, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम सामाजिक कार्यों को, जो आपका पेपर है, करना है, हम जिस व्यक्ति के लिए, जिस समाज के लिए काम कर रहे हैं, वहां हमें व्यक्तिगत भिन्नताओं को देखना होगा। आप यूनिवर्सल नहीं हाँक सकते एक डंडे से कि सब एक प्रकार होंगे, वहां पर व्यक्तिगत भिन्नताएं मिलेंगी और आपको उस प्रकार का काम करना होगा। मैं आपको बताऊं, बुद्धि परीक्षणों का विकास ही व्यक्तिगत भिन्नता पर हुआ, इस पर हुआ। अगर पहली मनोविज्ञान की प्रयोगशाला विलियम वुड ने खोली थी और इनके विद्यार्थी थे कैटल। लोगों ने जब रिजल्ट किया, देखा तो रिजल्ट अलग लगाए, तो लोगों ने कहा रिजल्ट क्यों अलग लगा रहे हैं? तो जवाब दिया विलियम वुड साहब ने कि ये थोड़ा बहुत चलता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कैटल ने कहा ना, अगर अंतर है तो कोई कारण होगा। तो उन्होंने अपना पीएचडी किया था इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन रिएक्शन टाइम। रिएक्शन टाइम मींस टाइम टू रिएक्ट, हमें रिएक्शन देने में टाइम सबका अलग अलग होगा। इस पर उन्होंने अपना पीएचडी किया और इंडिविजुअल साइकोलॉजी को जन्म दे दिया। तो दूसरा जो सिद्धांत है वो ये है कि हम एक जैसे नहीं हैं, हम यूनिवर्सल समानता नहीं है, हमारे अंदर डिफरेंसेस हैं, उसको हमें समझना होगा। तीसरा सिद्धांत कहता है प्रिंसिपल ऑफ मॉडिफाइबिलिटी, परिमार्जितता का सिद्धांत। विकास की परिमार्जिता का सिद्धांत बताता है कि विकास की गति तथा दिशा में परिमार्जन संभव है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि प्रयासों के द्वारा विकास की गति को वंचित दिशा की ओर डिजायरेबल तथा तीव्र गति से बढ़ाया जा सकता है। विकास का यह सिद्धांत सामाजिक कार्य, सोशल वर्क और शैक्षणिक दृष्टि से अत्यंत उपयोगी माना गया। अब यह सिद्धांत क्या कहता है? यह सिद्धांत कहता है कि हमारा जो विकास हो रहा है, उस विकास के अंदर हम मॉडिफिकेशन, परिमार्जन कर सकते हैं। यानी वो स्थायी नहीं है। वो जो बन गया, आप सोचो कि उसको हम शार्पन नहीं कर सकते, उसको चमका नहीं सकते। जूते पे पॉलिश करते हैं, चमकाते हैं, इसी प्रकार हम जो है, हमारी जो गुणों का विकास हो रहा है, हम उनमें परिवर्तन ला सकते हैं एक इन्वायरमेंट देकर, एक पर्यावरण देकर, अधिगम के सिद्धांतों के आधार पर। कैसे? जैसे देखिए, हम अंताक्षरी खेलते हैं। एग्जाम्पल को ध्यान से सुनना। अंताक्षरी खेलते हैं, अंताक्षरी में गानों की होती है। आप एक गाना सुनाते हो, उसके बाद जो लास्ट शब्द आता है वो उससे आप दूसरा गाना बताओ। मेरे जब बेटे छोटे थे तो मैं पार्क में शाम को हम लोग घूमने जाते, मैं, मेरी पत्नी और दोनों बच्चे, हम 4 लोग, हम अंताक्षरी खेलते थे। लेकिन हम अंताक्षरी फिल्मी गानों के नहीं खेलते थे, हम अंग्रेजी के शब्दों की खेलते थे ताकि उनकी वोकैबुलरी का विकास हो। मैं जैसे शुरू करता बॉय, वाई, अब अगला आएगा वाई से क्या, यंग। अब लास्ट में जी आया, आप जी से बोलोगे गोट। अब टी आया, आप बोलोगे टमाटो। क्लियर? अब ओ आ गया, आप बोलोगे ऑक्स। अब ये अंग्रेजी का जो, मेरी पॉइंट को समझने की कोशिश करना, ये जो मैं इन्वायरमेंट क्रिएट कर रहा हूं, मैं उनकी वोकैबुलरी में मॉडिफिकेशन, परिमार्जन कर रहा हूं। इसका मतलब हम स्टेटस को नहीं है, सामाजिक कार्य में स्टेटस को नहीं है। हम अगर उनको इन्वायरमेंट देंगे तो हम उनके बिहेवियर में परिमार्जन कर सकते हैं। ये काम हम अधिगम के आधार पर, आपका अधिगम का भी एक चैप्टर था, उसके लर्निंग जिसको कहते हो सीखना, उसके द्वारा भी आप बिहेवियर में मार्जिन कर सकते हैं। हम कोई भी बुरी आदत आनुवांशिकता से नहीं आती। आनुवांशिकता, हेरिडिटी कहते हैं ना, मां के पेट से नहीं आती। मेरे आंखों का रंग, मेरा कद, मेरे बाकी फिजिकल, ये तो आनुवांशिकता से प्रभावित हो सकते हैं। लेकिन मेरे जो साइकोलॉजिकल कैरेक्टर हैं, जो मैंने पर्यावरण से सीखे हैं, गाली देना, एब्यूसिव लैंग्वेज, अग्रेशन, आक्रामकता, दुर्व्यवहार, ये मैंने आनुवांशिकता से नहीं सीखा है, ये मैंने पर्यावरण से सीखा है। अल्कोहल, ड्रग्स, नशीली दवाओं का जो आज शिकार हो रहा है, ये मेरी हेरिडिटी में नहीं है, ये मैंने पर्यावरण से सीखा है।
अगर कोई चीज आपने सीखी है तो फिर छोड़ा भी जा सकता है, सीखा है तो छोड़ा भी जा सकता है। अगर मैं सीखे को छोड़ रहा हूं तो मैं क्या कर रहा हूं, उसके अंदर परिमार्जन कर रहा हूं, मॉडिफिकेशन कर रहा हूं। तो दूसरा सिद्धांत कहता है कि मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। जैसे मैं मनोविज्ञान का विद्यार्थी हूं, अल्कोहल शराब लोग पीते हैं। अब मैं उस समाज में उस बुराई को, सोशल वर्क क्या विद्यार्थी है, छुड़ाना चाहता हूं। आप किसी को कहो कि भाई भाई छोड़ दे, नुकसान है, किसी के सेहत पे असर नहीं पड़ता, वो अपना पीते हैं। अब मेरे पास एक आया व्यक्ति आता है, वो कहता है मुझे छोड़ना है। मैं कहता हूं आप ड्रिंक्स करो, कोई दिक्कत नहीं है, शर्त यह है कि आप जो शराब पियोगे उस बॉटल से पियोगे जो मैं दूंगा। उस बॉटल में हम एक मेडिसिन मिलाते हैं जिसको कहते हैं एमिटिक। एमिटिक इज नोशिया प्रोड्यूसिंग ड्रग टैबलेट। नुकसान नहीं होता, उसको जाते ही आपका जी मचलाता है, वोमिटिंग सेंसेशन होता है, और वोमिटिंग सेंसेशन सबसे पेनफुल सेंसेशन है। अगर कभी आपको दर्द हो तो टॉलरेट कर लोगे, लेकिन अगर रात को जी मचलाए तो हम कहते हैं भगवान जल्दी से वोमिटिंग हो ताकि नींद तो चैन की आए, वो हमें परेशान करता है। अब आपने शराब गिलास में डाली, जैसे आपने एक घूंट लिया, आपको जी मचलाया, आप गिलास को छोड़ दोगे, फिर उठाया, फिर जी मचलाने का डर हुआ, छोड़ दिए, धीरे धीरे आप ग्लास को दूर करते जाओगे। इसका मतलब मैंने पनिशमेंट के द्वारा, नॉक्शियस स्टिमुलस के द्वारा, ये नॉक्शियस हुआ, मैंने उसके बिहेवियर में क्या कर दिया, मॉडिफिकेशन कर दिया। तो ये सिद्धांत कहता है कि बिहेवियर में, ऐसे सिगरेट का है, आप सिगरेट पियो, शर्त यह है कि मैं एक आपको डिब्बी दूंगा, उसी में से आप सिगरेट निकालो। अब उस डिब्बी को खोलने के लिए जब आप बटन को प्रेस करोगे तो आपको इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा, हल्का सा टिंगलिंग। अब शॉक अच्छा नहीं लगता, जैसे लगाया पहली बार शॉक को, हाथ हटाया, धीरे धीरे आप उस डिब्बे से दूर जाने लगोगे। तो दूसरे सिद्धांत के अनुसार व्यवहार में मॉडिफिकेशन संभव है। मुझे लगता है इस दोनों एग्जाम्पल से मैंने इस पॉइंट को आपको क्लियर कर दिया कि क्यों। अगला सिद्धांत कहता है निश्चित एवं पूर्व कथनीय प्रतिरूप का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डेफिनिट एंड प्रेडिक्टेबल पैटर्न्स। प्रत्येक प्रजाति, एवरी रेस के विकास का एक निश्चित प्रतिरूप होता है। यद्यपि किसी भी प्रजाति में परस्पर व्यक्तिगत भिन्नताएं पाई जा सकती हैं, परंतु ये उस प्रजाति की सामान्य प्रवृत्ति को प्रभावित नहीं कर पाती हैं। व्यक्तियों के किसी समूह के विकास का अनेक वर्षों तक अवलोकन करने पर विकास के विभिन्न पक्षों के विकासात्मक प्रतिमानों को जाना जा सकता है। विकास के इन प्रतिमानों के आधार पर उन व्यक्तियों के विकास का पूर्व कथन, प्रेडिक्शन किया जा सकता है। इस सिद्धांत को विकास का क्रम या विकास की दिशा का सिद्धांत भी कहते हैं। प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट ऑर्डर और विकास के उस नाम से भी इसको जाना गया। अब ध्यान से इसको देखिएगा, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। हमारा जो डेवलपमेंट है वह एक निश्चित क्रम में है, हम उसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अब आप कहोगे कि सर अभी तो एक पॉइंट में आपने कहा व्यक्तिगत भिन्नता है। व्यक्तिगत भिन्नता होगी, लेकिन उस प्रजाति का जो विकास का पैटर्न है वो एक होगा। एक बच्चा चलना सीखता है, वह पैदा होते चलता नहीं है। पहले वह घुटने के बल रेंगता है, क्रॉल करता है, फिर वो टेबल को पकड़कर खड़ा होता है, फिर वो उंगली पकड़कर अगला कदम चलता है, फिर उंगली छुड़वाकर वो चलता है, फिर वो भागने लगता है। अब ये पैटर्न तो फिक्स हो गया, सबको करना है, लेकिन क्या इस पैटर्न की एज सबकी एक होगी? मैं ये नहीं कह सकता कि एग्जैक्ट 6 महीने पूरे होते ही बच्चा खड़ा हो जाएगा, 1 साल का होते भागने लगेगा, मैं ये नहीं कह सकता। वो हर व्यक्ति का अलग अलग होगा। बच्चा जब बात करता है, बोलता है, तो पहले मुंह से हवा निकालता है, जिसको कहते हैं ना, फिर वो धीरे धीरे मां कहता है, क्लियर। अब फिर धीरे धीरे शब्दों को देखा गया। अब ये पैटर्न तो फिक्स है, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि ये सबका इस एज में होगा। ये देखा गया कि जो बच्चे संयुक्त परिवार में, ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं, वो जल्दी बोलते हैं, और जो न्यूक्लियस फैमिली, एकाकी परिवार में रहते हैं, वो देर से बोलते हैं। अब बोलने का पैटर्न तो फिक्स है, लेकिन अब टाइम सबका अलग अलग हो गया, क्योंकि ज्वाइंट फैमिली में घर में दादा दादी ताऊ ताई सब रहते हैं, सब बात करते हैं। एकाकी में हस्बैंड भी जॉब पे, वाइफ भी जॉब पे, बच्चा सर्वेंट के भरोसे, कौन बात करेगा? तो इस सिद्धांत में क्या कहा गया
कि डेवलपमेंट का ऑर्डर तो फिक्स है, हालांकि व्यक्ति की भिन्नता उसमें होती है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वो सबका फिक्स है। अब एनिमल्स को भी देख लो, एनिमल के छोटे बच्चे कैसे चलते हैं, फिर बड़े होते हैं, फिर भागने लगते हैं, हर प्रजाति का अपना फिक्स है। वृद्धि व विकास के क्रमबद्ध पूर्व कथनीय प्रतिरूप होने के अनेक प्रमाण हैं। अब मैं आपको प्रमाण दूंगा इसका। जन्म पूर्व, प्रीनेटल लाइफ, जन्म से पूर्व, जब बच्चा मां के गर्भ में है, शारीरिक वृद्धि अधोगति जिसको कहते हैं हेड, वो हेड टू फेस का अनुसरण करती है। पहले सर बनता है, फिर नीचे का पार्ट बनता है। ये नहीं कि पहले पैर बन गए, सर बाद में बना। ब्रेन बना, आंखें बनी, नाक बना, ये आपका चेहरा बना, फिर हाथ बने, फिर ये पेट, ट्रंक बना, फिर लेग्स बनी, फिर पैर बना। इस क्रम को मस्तकोधमुखी क्रम सिफेलोकॉर्डल सीक्वेंस कहते हैं। इसका अर्थ यह है कि सबसे पहले मस्तिष्क रीजन, हेड रीजन, फिर धड़, ट्रंक का विकास होगा और सबसे अंत में पैर का विकास होगा। ये आपके विभिन्न अंगों के विकास को बताएगा। ये बताइए, सब में फिक्स पूर्व कथनीय हुआ कि नहीं हुआ? कोई ऐसा है जिसका ब्रेन पहले ना डेवलप हुआ हो? अगर ब्रेन ही डेवलप नहीं हुआ और सोनोग्राफी में आ जाता है तो फिर एबॉर्ट करवाते हैं, उस बच्चे को जन्म ही नहीं होगा, क्योंकि जब ब्रेन ही नहीं है तो फिर कुछ विकास ही नहीं होगा। अब वो अलग बात है कि कोई प्रीनेटल में किसी का फास्ट, किसी का स्लो, व्यक्तिगत भिन्नताएं हो सकती हैं, वो मां के न्यूट्रिशन पर, मां के एनवायरनमेंट पर निर्भर करेगी, लेकिन निश्चित पैटर्न तो यही होगा। इस पैटर्न को क्या कहा गया? सिफेलोकॉर्डल सीक्वेंस। जन्म के उपरांत भी शारीरिक विकास का यह क्रम बना रहता है। बालक शरीर के ऊपरी अंगों अर्थात सिर का नियंत्रण करना पहले सीखता है, फिर हाथों का नियंत्रण, फिर धड़ का नियंत्रण और सबसे अंत में शरीर के निचले भाग अर्थात पैरों का नियंत्रण सीखता है। मानसिक, सामाजिक, नैतिक आदि पक्षों के विकास में भी निश्चित प्रतिमानों को देखा जा सकता है। आपने कभी इनको देखा हो? छोटा बच्चा न्यूली बॉर्न जब होता है तो मां उसके सर के नीचे हमेशा हाथ रखती है, क्योंकि वो अपने गर्दन को टिका नहीं सकता। बाकी छोड़ दीजिए, फिर धीरे धीरे वह अपनी गर्दन को टिकाता है, नेक स्टेबल हो जाती है। उसके बाद हाथ चलने लगते हैं, उसके बाद पैर चलने लगते हैं। अब यह विकास उसका जो है वो निश्चित क्रम का है। क्लियर? इसी प्रकार हमारे मानसिक, ऐसा नहीं है हम पैदा होते ही अलजेब्रा की इक्वेशन शुरू कर देंगे, हम पैदा होते न्यूटन का लॉ बोलने लगेंगे, हम पैदा होते ही वैल्यूज की बात करेंगे। मानसिक, सामाजिक और नैतिक आदि पक्षों के विकास में भी निश्चित प्रतिमानों को देखा जा सकता है। मैं जब आपके विकास में बताऊंगा पियाजे का सिद्धांत, तो उसकी 4 अवस्थाएं आपके सामने लाऊंगा कि हमारे अंदर जो अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है, जो अमूर्त चिंतन है, वो अंत की लास्ट स्टेज के डेवलपमेंट में होता है, बाल्यकाल में नहीं होगा। क्लियर? तो इसी प्रकार जो हमारा, चाहे वो शारीरिक, चाहे वो मानसिक, सामाजिक वृद्धि विकास कोई भी हो, इसका एक निश्चित पैटर्न है और उस पैटर्न से ये इसका विकास होता है। प्रॉक्सिमोडिस्टल टेंडेंसी, सामीप्यता की प्रवृत्ति के अनुसार वृद्धि और विकास निकट से दूर के क्रम के अनुसरण करता है। इसके अनुसार पहले केंद्र में स्थित अंगों का विकास होता है, की रचना व नियंत्रण होता है, केंद्र से दूर स्थित रचना एवं नियंत्रण होता है। यही कारण है बालक में पहले हाथ व पैर की मांसपेशियों पर नियंत्रण सीखता है और बाद में उंगलियों का संचालन करता है। आप कभी भी बच्चे को देखो, आगे मैं अभी बताऊंगा, पहले बच्चा किसी चीज को ग्रैब करता है। ग्रैब का मतलब कहते हैं पकड़ना, दूध की बोतल को दोनों हाथों से, वह उंगलियों का नहीं समझ रहा। फिर धीरे धीरे विकास जो आगे बढ़ता है, फिर वो उंगलियों से करता है। छोटे बच्चे को लिखने को पेन दे दो, वो पूरे हाथ से पेन को पकड़ लेता है और अब हम फिंगर्स में पकड़कर लिखते हैं। तो यानी हमारा जो विकास है वो इसी प्रकार धीरे धीरे जो हमारे मार्जिनल पार्ट्स होते हैं उसकी तरफ बढ़ता है। इसे कहा गया प्रॉक्सिमोडिस्टल या सामीप्यता का सिद्धांत। अगला सिद्धांत की बात करते हैं, समन्वय का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। इस सिद्धांत के अनुसार विभिन्न अंगों के विकास में परस्पर समन्वय होता है। बालक पहले संपूर्ण अंगों को
तथा फिर उस अंग के विभिन्न भागों को चलाना सीखता है। तत्पश्चात वह इन समस्त भागों में समन्वय स्थापित करना सीखता है और विभिन्न अंगों का एकीकरण ही गतियों को सरल व सहज बनाता है। अब ये जो आपका विकास हुआ, ये विकास जो है, आप पहले अपने बॉडी के ऑर्गन्स को इंटीग्रेट नहीं कर सकते, उनमें समन्वय नहीं बना सकते, लेकिन जैसे जैसे विकास होता है आप उनका इंटीग्रेशन होता है। जैसे अगर आप सुई के अंदर धागा डालना है, अब इसमें आई और हैंड का कोऑर्डिनेशन चाहिए। यहां सुई, ये धागा, ये मेरी आंख या मेरी उंगली मसल का। बालक के अंदर यह कोऑर्डिनेशन शुरू से नहीं होगा, लेकिन जैसे जैसे विकास होगा वह इस कोऑर्डिनेशन को करेगा और सुई में धागा डाल देगा। छोटे बच्चे को आप कह दो पेन के अंदर कैप डालो, वो 20 बार इधर उधर करता है, कोऑर्डिनेशन नहीं है। लेकिन जैसे जैसे विकास हुआ, वृद्धि हुई, वो कोऑर्डिनेशन सीख जाता है और धीरे से पेन को बंद करके रख देगा। तो कहने का मतलब हमारे अंदर जो अंगों का इंटीग्रेशन है, ये धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ता है। अगले सिद्धांत की बात करें, प्रिंसिपल ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतरक्रिया का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार बालक का विकास वंशानुक्रम तथा वातावरण की पारस्परिक अंतरक्रिया से होता है। केवल वंशानुक्रम अथवा वातावरण ही विकास की दिशा एवं गति निर्धारित नहीं करते, ये दोनों की अंतरक्रिया से होता है। वंशानुक्रम हेरिडिटी उन सीमाओं को निर्धारित करता है जिससे आगे बालक का विकास करना संभव नहीं हो पाता, जबकि वातावरण उन सीमाओं के बीच विकास के अवसरों और संभावनाओं को निर्धारित करता है। हमारा जो विकास है वो सिद्धांत ये कहता है इसमें आनुवांशिकता भी रहेगी और आपकी इन्वायरमेंट भी रहेगी। आनुवांशिकता की सीमा है, जितनी मेरी हेरिडिटी से मुझे जीन्स मिले, जो रंग आंखों का मिलना मिला, अब उसको मैं, अब ये मत कहना कि सर आजकल वो लेंस लगा के और उससे वो आर्टिफिशियल है, उसको मैं चेंज नहीं कर सकता। लेकिन वातावरण उन संभावनाओं को बताएगा जिससे मैं गाली देना छुड़वाऊंगा, जिससे मैं ड्रग्स की आदत छुड़वाऊंगा, जिसमें अच्छी आदतों का विकास करूंगा। तो हेरिडिटी से आपका विकास एक सीमा तक ही होगा जो आपकी जीन्स है, और एनवायरनमेंट में हम उन संभावना और अवसरों को तलाशते हैं। आप अवसरों को तलाशा, इधर हेरिडिटी से आया। आप कभी बुद्धि पढ़ना तो बुद्धि के एक सिद्धांत में स्पीयरमैन कहता है 2 कारक हैं, जी और एस। जनरल कारक आपकी आनुवांशिकता है और विशिष्ट कारक आपका एनवायरनमेंट से है। आप में बुद्धि तो है, लेकिन आपको चेस खेलने का एनवायरनमेंट ही नहीं मिला, आपको इंटरेक्शन का एनवायरनमेंट ही नहीं मिला, तो बुद्धि होते हुए भी आप काम नहीं कर सकते। तो दोनों इंटरेक्शन करके जब मिलते हैं तब हम आगे काम करते हैं। इस सिद्धांत को यह कहा गया। अगला सिद्धांत आपका कहता है, जिसको कहा गया चक्राकार प्रगति का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल एडवांसमेंट। इस सिद्धांत के अनुसार विकास रेखीय गति एवं स्थिर दर से ना होकर चक्राकार ढंग से होता है। दूसरे शब्दों में, विकास की क्रिया के दौरान बीच बीच में ऐसे अवसर आते हैं जबकि किसी क्षेत्र विशेष में विकास की पूर्व अर्जित स्थिति का समायोजन करने के लिए उस क्षेत्र की विकास प्रक्रिया लगभग विराम की स्थिति में आ जाती है। कुछ अवधि के बाद उस क्षेत्र के विकास गति फिर बढ़ जाती है। यानी विकास लीनियर नहीं है, लीनियर मतलब रेखीय नहीं है। ये ऐसा नहीं कि स्ट्रेट लाइन की तरफ बढ़ता जाएगा, ये चक्राकार है, गोल चक्कर है। बड़ा गोल चक्कर में, सर्कल में क्या है, ऊपर गए बढ़ा, फिर सर्कल नीचे आया, फिर बढ़ गया। ये कभी बढ़ेगा कभी आपका घटेगा, इंटरेस्ट बढ़ा घटा। इसको कहा गया चक्राकार का सिद्धांत, यानी स्पाइरल मूवमेंट। विकास के इस सिद्धांत में एक सिद्धांत आया जिसको दिया वर्नर ने। वर्नर ने एक सिद्धांत दिया जिसको उसने नाम दिया आर्थोजेनेटिक प्रिंसिपल का सिद्धांत। वो ये कहता है कि हमारा जो, जिसको मैंने अभी कहा, मैं वर्नर के शब्दों में बात कर रहा हूं, उन्होंने कहा विकास में 2 चीजें होंगी। नंबर 1, पहले हमारा बिहेवियर प्रिमिटिव होगा, प्राचीन काल होगा, आदिवासी, जिसको कहते हैं प्रिमिटिव मतलब आदिवासी, प्राचीन मतलब जो हम पुरानी पुरातत्व की बात करें वो होगा। उसके बाद विभेदीकरण होगा और इंटीग्रेशन होगा, डिफरेंशिएशन होगा, आपके अंगों को क्या क्या करना है ये पता होगा,
और उनके अंदर समन्वय होगा। जैसे मैंने कहा, छोटा बच्चा खाना खाता है, वो पूरी जानवरों की तरीके से पूरी ब्रेड को दबोच लेता है, वह पूरी बॉटल को पकड़ लेता है, ये प्रिमिटिव है। पेन को दबोच लेता है, फिर उसको अंतर पता चलता है, फिंगर का क्या काम है, उंगलियों का क्या काम है, मसल्स क्या क्या काम है, मुझे उठाकर ये करना है। डिफरेंशिएशन के बाद अब इंटीग्रेशन हुआ, इसे वर्नर ने कहा आर्थोजेनेटिक प्रिंसिपल। तो यानी पहले हम प्रिमिटिव डेवलपमेंट होता है, अपन पता ही नहीं होता, विकास ही नहीं होता क्योंकि धीरे धीरे होता है, उसके बाद हम इसको करते हैं। इसी प्रकार जब मैं बात करूंगा, पियाजे ने बात की, जिसको विस्तार से हम अगले लेक्चर में भी लेंगे। वो कहता है आपके विकास में 4 अवस्थाएं आती हैं, संवेदनात्मक गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और चौथी को कहता है औपचारिक संक्रिया। यानी कहने का मतलब ये निश्चित है। पहली अवस्था 2 साल तक चलेगी, दूसरी अवस्था आपकी 2 से 7 साल तक चलेगी, फिर अगली अवस्था 7 से 11 साल तक चलेगी, फिर अगले 15 तक चलेगी। ये व्यक्ति की भिन्नताएं होंगी, लेकिन ओवरऑल जनरल पैटर्न यही होगा। तो विकास के इन सिद्धांतों में हमने ये जानने की कोशिश की कि विकास वृद्धि में क्या है, व्यक्ति की भिन्नताएं हैं, ये साइक्लिक है, ये निश्चित है, ये प्रेडिक्टिव है, ये मॉडिफाई हो सकता है, किसके द्वारा, पर्यावरण और लर्निंग के द्वारा। तो इसे हम लोगों ने आपके विकास के सिद्धांतों के अंतर्गत समझने का प्रयास किया। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।